हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर जो साम्राज्य है इसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छे से देख लेना, पूरी देखना, स्किप ना करना। ये वीडियो पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 के लिए रिवीजन के तौर पे वीडियो है। एंड इसके साथ अगर बात करें तो आप अदर एग्ज़ाम के लिए भी हिस्ट्री को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, जैसे जो पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो कब और किसने की थी। ठीक, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है आपका 1336 ईस्वी में जो है हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। ठीक, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा जो है की गई थी 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य जो है वर्तमान में कर्नाटक रीजन में पड़ता है। ठीक, विजयनगर के किस शासक ने जो है चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। ठीक, तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य के शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो ये भेजा था आपका बुक्का प्रथम को। ठीक, तो बुक्का प्रथम जो विजयनगर का शासक था, इसने जो है चीन के सम्राट के पास राजदूत भेजा था। ठीक, आगे बात की जा रही है अभिलेखों में जो है विजयनगर के किस शासक ने अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी, यहाँ पे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, ये पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया ये बुक्का को। ठीक, पूर्वी का, पश्चिमी का और दक्षिणी का जो सागर थे, इनका स्वामी कहा गया था बुक्का प्रथम को। कब? अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को? अभिलेखों में विजयनगर के बुक्का प्रथम को जो है पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का जो है स्वामी कहा गया था। ठीक, तो आगे अगर बात करें तो आगे बात की जा रही हरिहर ने जो है विजयनगर, और ये पड़ता है हम्पी, कहाँ पे? कर्नाटक। ठीक, हरिहर ने विजयनगर को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था और विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान है। ठीक, वही बात करें विजयनगर का पहला शासक जो है कौन था। तो विजयनगर का पहला शासक था आपका बहमनियों से गोवा चीना, ये आपका जो हरिहर द्वितीय था। ठीक, आगे बात करें प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर। ठीक, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है? ये आपका हम्पी में अवस्थित है। विजयनगर के राजा जो है कृष्णदेव राय, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है किसके साथ किया था। तो ये आपका जो कुली कुतुब शाह ने किया था। ठीक, वही बात करें आगे, तो आगे बात की जा रही है वंश, संस्थापक, समय और आपका अंतिम शासक। ठीक, जैसे ये वंश की बात की जा रही है, इन वंशों को स्थापना की करने वाले जो राजा थे, सम्राट थे, और ये स्थापना कब की गई थी और इनका जो अंतिम शासक क्या था। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रथम जो वंश है, ठीक है ना, तो प्रथम वंश संगम वंश है। संगम वंश की स्थापना जो हरिहर प्रथम के द्वारा की गई थी, ठीक है ना, और इसकी स्थापना 1336 से 1356 तक इसका काल रहा था। ठीक, 1336 में स्थापना की थी, 36 से 56 तक रहा था किसका? संगम वंश का कार्यकाल। संगम वंश की स्थापना की थी हरिहर प्रथम ने, और इसका जो है अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक, आगे बात करें सालो वंश की, तो सालो वंश की स्थापना सालो नरसिंह के द्वारा की गई थी 1485 ईस्वी में, और इसका शासनकाल चला था 1485 से 1505 ईस्वी तक, करीब 20 साल तक। ठीक, और ये इम्माड़ी नरसिंह इसका जो है अंतिम शासक था। ठीक, वहीं आगे बात करें तुलुप वंश की, तो तुलुप वंश की स्थापना जो वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी 1505 में, और 1505 से 1570 ईस्वी तक जो इसका शासनकाल चला था, और इसका अंतिम जो शासक था वो था सदाशिव राय। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अरावेडु वंश के बारे में। तो अरावेडु वंश की स्थापना तिरुमली के द्वारा की गई थी 1507 के बाद, 1570 के बाद। ठीक है, और रंग तृतीय जो है इसका अंतिम शासक था। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता, और ये आपकी है भू राजस्व। ठीक, वही बात करें कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता है। ठीक, तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 तेलुगु कवि थे, और इनको जो है सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इनको सम्मिलित रूप से अष्टदिग्गज कहा जाता है। ठीक, तालीकोटा के युद्ध के बारे में बात करें तो तालीकोटा का युद्ध, इसको जो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था? ये आपका जो है 1565 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है राज्य
संस्थापक, स्थापना और राजवंश के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, पहले इसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है विजयनगर साम्राज्य के राजवंश के बारे में। ठीक, जैसे निकोलो कोंटी की बात करें तो निकोलो कोंटी जो है ये इटली देश का था। ठीक है ना, और देवराय शासक के समय जो है था। और देवराज जो देवराय प्रथम था, इसके शासक के समय भारत में आया था कौन? निकोलो कोंटी। और ये विजयनगर साम्राज्य का वर्णन करता है। ठीक, अब्दुल रज्जाक की बात करें तो ये फारस से आया था देव राय द्वितीय के शासनकाल में। और विजयनगर सचिवालय का इसने वर्णन किया है। वही बात करें पायस के बारे में, ये पुर्तगाली था। कृष्ण देवराय के समय आया था, विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया। और वही बात करें बाढ़ भोसा के बारे में तो ये भी पुर्तगाली था, कृष्ण देवराय के समय आया था। पुर्तगाली पायस बारबोसा दोनों पुर्तगाली थे और कृष्ण देवराय के समय आया था, इसने जो सती प्रथा का वर्णन किया था। ठीक, वही बात करें सीजर फ्रेडरिक के बारे में, पुर्तगाली था। और सदाशिव राय के शासनकाल में भारत आया था, विजयनगर का वर्णन किया था। आगे बात करें नूनिज के बारे में तो ये भी पुर्तगाली था। ठीक, तो पुर्तगाली था और ये अच्युत देवराय के समय भारत में आया था, सती प्रथा का उसने वर्णन किया था। और वही बात करें निकित ये रूस का यात्री था, मोहम्मद तृतीय के समय भारत में आया था और विजयनगर की असमानता का इसने वर्णन किया था। ठीक, तो सॉरी आगे बात की जा रही है प्रसिद्ध विजयनगर शासक, इसका नाम था कृष्णदेवराय के अधीन जो किस साहित्य का स्वर्ण युग मिलता है? ये जो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग मिलता है। आगे बात करी जाए, आगे बात की जा रही है जब राजा वाडिया ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। जब राजा वाडिया ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तो विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था और वो था वेंकट द्वितीय। ठीक, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाले कवित्री थी कौन थी? तो इनका नाम था गंगा देवी। ठीक, आगे बात की जा रही है होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम था हेलवेट। और विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत जो किन खंडों से मिलते हैं? तो इसके जो स्रोत हैं ये आपके हम्पी के खंडरों से मिलते हैं। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायर को जो आश्रय प्रदान किया गया, ये आपका विजयनगर राजाओं द्वारा। ठीक, अंत में अब हम बात करते हैं, एक सेकंड, अंत में अब हम बात करते हैं यहाँ पर राज्य दे रखे हैं। ठीक है, जैसे बरार राज्य की बात करें तो बरार राज्य के संस्थापक थे आपका फतेह उल्लाह इमाद शाह। ठीक, इसकी स्थापना की गई थी 1484 ईस्वी में। राजवंश थे ये जब आपका इमाद शाही राजवंश, इनकी राजधानी थी आपकी एलिचपुर गाबेडल। ठीक है ना, और वही बात करें विलय तो ये 1574 ईस्वी में को अहमदनगर में उन्होंने विलय कर लिया था। ठीक, 1574 ईस्वी को अहमदनगर में विलय कर लिया। आगे बात करें बीजापुर की तो बीजापुर के संस्थापक थे यूसुफ आदिल खां। ठीक, 1489 ईस्वी में स्थापना की। आदिल शाही जो है राजवंशी से संबंधित है, नौरसपुर इसकी राजधानी थी। और 1686 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य में स्थापना मिला लिया गया था। ठीक, वही बात करें अहमदनगर के द्वारा, अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने की 1490 में की, निजाम शाही से संबंधित था। और जुन्नार और अहमद इनकी राजधानी थी। और 1633 ईस्वी में जो है शाहजहाँ के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। गोलकुंडा की बात करें तो इसके संस्थापक थे आपका कुली कुतुब शाह। ठीक है ना, और 1512 ईस्वी में जो कुतुब शाही ये आपके राजवंश से संबंधित है, गोलकुंडा की राजधानी थी। और 1657 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। अब बात करते हैं बीदर तो इसके संस्थापक थे अमील अली बरीद। 1526 ईस्वी में राजवंशी बरीद शाही और बीदर इनकी राजधानी। और 1618 ईस्वी में जो है बीजापुर में मिला लिया। ठीक, विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1346 तक, ठीक, करीब 10 साल तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य रहा था। ठीक, क्या विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में ही जो है हम बात करें दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में और दिल्ली सल्तनत की जो स्थापत्य कला रही थी, इन सब के बारे में। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं इसको भी। और
दीवान ए मुस्तक राज, दीवान ए मुस्तक राज जो विभाग की स्थापना जो है ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वही बात करें सल्तनत काल के अधिकांश अमीर तथा सुल्तान जो है ये किस वर्ग से संबंधित है, ये आपके तुर्क वर्ग से संबंधित थे। ठीक, इसके बाद आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है फिरोज शाह तुगलक ने जो है इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था, ये आपका तेलंग ब्राह्मण खान है जहाँ को नियुक्त किया था। वजारत का चरम उत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत आता है, ये जो है तुगलक राजवंश के अंतर्गत हुआ था। ठीक, आगे बात करें तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था आपका चौधरी, और हक ए सर्व कर जो किस पर लगाया जाता था, ये आपका सिंचाई पर लगाया जाता था। ठीक, आगे बात करें तो इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार थे। ठीक, तो इस्लामी शरीयत बोले तो नियम कानून है, इस्लामी जो कानून के अनुसार जो है करों के प्रकार, करों बोलते हो टैक्स। ठीक है ना, एक तो जजिया कर है सबसे प्रसिद्ध, ठीक है ना, सभी को पता है। तो गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला कर था। गैर मुसलमानों का मतलब है जो लोग मुस्लिम धर्म से संबंधित थे उनको छोड़कर बाकी सभी से एक कर लिया जाता, वो चाहे हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, ठीक है ना, अन्य लोगों। ठीक, जजिया कर गैर मुसलमानों पर लिया जाता था। अन्य लोगों में जो कुछ लोगों को छूट दी गई थी, हिंदुओं में ब्राह्मणों को छूट दी गई थी, ठीक है ना, और महिलाओं को छूट दी गई थी, और जो बच्चों को छूट दी गई। इनको छूट देने के बाद जो जितने भी अन्य लोग थे उन सभी पर जो जजिया कर लगाया था। ठीक, लेकिन ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था एक दिल्ली सल्तनत का शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसके द्वारा। ठीक, एक थोड़ा सा अलग था। ठीक, बाकी बात करें जक़ात के बारे में तो जक़ात जो मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% जो है स्वैच्छिक धर्म कर के रूप में लिया जाता था। तो जक़ात था एक तरह से मुस्लिम धर्मों की रक्षा के लिए, मुसलमानों के लिए कि आय का जो ईयरली आय था इसका 2.5% लिया जाता था। ठीक, ईयरली आय का 2.5% लिया जाता था जक़ात। अब बात करें खुम्स, खुम्स जो है ये आपका लूट से प्राप्त धन हुआ करता था। जैसे एक राजा है, ठीक है ना, उसके शासनकाल में कुछ लोग थे या उसी के कुछ सैनिक थे, उन्होंने दूसरे राज्य में जाके लूट पाट के वहाँ से कुछ धन लेके आए, ठीक है ना, जो धन लेके आए उसमें कुछ हिस्सा राजा का हुआ करता था, कुछ हिस्सा उन लोगों का हुआ करता था, ठीक है ना, वही खुम्स कहलाता था। तो लूट से प्राप्त धन जो 1/5 हिस्से को सुल्तान रखता था, ठीक है ना, एवं 4/5 सैनिकों में बांट दिया जाता। जैसे 5 रुपये लेके आए, 5 रुपये में से 1 रुपये सैनिक ने, राजा ने ले लिया, और वहीं बात करें अब 4 रुपये सैनिक आपस में बांट लिया करते थे। परंतु अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है 1/5 हिस्सा जो है सैनिकों को दिया जाता था, और 1/5 में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता, ठीक है ना। देखो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है जस्ट उल्टा हो गया था। तो 5 रुपये सैनिक लेके आए लूट के, ठीक है ना, जिसमें 1/5 ही सैनिकों को दिया जाता। एक हिस्सा सैनिकों ले गए और बाकी के 4 हिस्सा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने खुद के पास रख लिया, तो उल्टा हो गया था। वही बात करें खराज के बारे में, खराज जो है ये भू राजस्व या गैर मुसलमानों से संबंधित करता। ठीक, तो आगे बात की जा रही है सिक्कों पर जो है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस के शासनकाल में अंकित किया गया था, ये जो है अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक तो सिक्के चलाए थे। किसने? इल्तुतमिश ने चलाए थे। ठीक, अपने शासनकाल में चांदी का टका चलाया था और तांबे का जीतल नाम के, चांदी का सिक्के को टका बोलते और तांबे के सिक्के को जीतल बोलते। इल्तुतमिश के शासनकाल में चले थे 2 सिक्के। ठीक, सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? तो सल्तनत काल में जो फवाजिल का तात्पर्य था वह था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली जो अतिरिक्त राशि। ठीक, जवाबित का संबंध जो था ये राज्य के कानून से था। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? ये आपकी जो है बलबन ने की थी। ठीक, आगे बात करें दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर हुआ करता था, ठीक है ना, और जिसे जो है जिसके अधीन एक लेखा अधिकारी महालेखा परीक्षक हुआ करता था। ठीक, वजीर बोले तो प्रधानमंत्री, इसके अधीन में महालेखा अधिकारी जो आज की डेट में कैग होता। ठीक, आगे बात की जा रही है सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग। जैसे बात करें दीवान वजारत की, तो दीवान वजारत का संबंध था वित्त विभाग से, दीवान रियासत का संबंध था नियंत्रण विभाग से, और दीवान मुस्तक राज का संबंध जो था वह था कृषकों से बकाया
भू राजस्व वसूलना, और दीवान एक कोही का संबंध था कृषि के विकास के लिए, और दीवान एक कजा का संबंध था ये आपका जो है न्याय विभाग से था। ठीक, वही बात करें दीवाने इंसा की, तो दीवाने इंसा का संबंध था पत्राचार विभाग से। दीवाने अर्ज का संबंध था सैन्य विभाग से। दीवान ए रिसालत का संबंध था आपका विदेश विभाग से। दीवाने बरीद का संबंध था गुप्तचर विभाग से। और दीवान ए बंदीगान का संबंध जो था वो था आपका दास विभाग से। ठीक, आगे अगर बात करें तो आगे बात की जा रही है दिल्ली सल्तनत के किस शासक के एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था वो था आपका इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को शुरुआत की थी। ठीक है, और सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति जो किस में निहित थी, ये आपकी सुल्तान में निहित थी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सल्तनत काल में जो है सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद गठित, मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था, ये आपका मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता था। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, आपकी बलबन के द्वारा की गई थी। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी। सल्तनत काल में जो है भू राजस्व की दर 20 से 25% हुआ करती थी। ठीक, तो आगे अगर बात करें तो आगे बात की जा रही है सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों के बारे में। ठीक, तो सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है आरएच ए ममालिक की। तो आरएच ए ममालिक का संबंध जो था यह सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था। बरीद ए ममालिक यह जो है गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था। और सदर उस सुदूर यह जो है धार्मिक विभाग का प्रधान हुआ करता था। अमीर ए आकुर यह जो है अश्वशाला का प्रधान हुआ करता था। सर ए जानदार यह जो है सल्तनत के अंगरक्षकों का प्रमुख हुआ करता था। वही बात करें सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख हुआ करता था सर ए जानदार। ठीक, और आगे बात करें अमीर ए हाजिब यह जो है दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला हुआ करता था। अमीर ए हाजिब सर ए जानदार, जिसके बदन में जिसकी बॉडी में जान होगी वही तो सुल्तान की रक्षा करेगा। तो सर ए जानदार का संबंध जो है सुल्तान के बॉडीगार्ड से था। वही बात करें अमीर ए आखूर, आखूर अश्व घोड़ा को बोलते हैं तो इसलिए अश्वशाला का प्रधान हुआ करता था। सत्र ए सुदूर इसका संबंध धार्मिक विभाग से हुआ करता था। ठीक, और बरीद ए ममालिक का संबंध गुप्तचर विभाग से, और आरएच ए ममालिक का संबंध सैन्य विभाग से। ठीक, अंत में देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत में प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर हुआ करता था, और जिसके अधीन जो है एक महालेखा परीक्षक हुआ करता था। ठीक, अब बात करें दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला एवं साहित्य के बारे में। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अगर बात करें दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने आत्मकथा लिखी थी वह था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक, अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना, वही बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, इसके बाद आगे बात करें तूती ए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाली एटा में हुआ था। वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ हुआ करते थे। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। आपका ये बलबल का मकबरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि किताब उल हिंद के लेखक का नाम था अलबरूनी। ठीक, किताब उल हिंद लेखक का जो नाम था अलबरूनी था। और अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, खड़ी बोली सभी को पता है। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण कार्य जैसे प्रमुख इमारतें की बात करें कुतुब मीनार की स्थापना या निर्माण जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश का मकबरा स्वयं इल्तुतमिश ने कराया था। हौज एक शमसी ईदगाह का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने कराया था। बलबन का मकबरा स्वयं बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, और सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, हौज अलाई दरवाज़ा, हौज अलाई की स्थापना जो है
अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने, और हजार सतून का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने, और ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक खिलजी ने, ठीक है ना। वही बात करें तुगलकाबाद का किला का निर्माण जो है गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था, ठीक। आगे बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने निर्माण कराया था, ठीक। लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं ग्रंथ एवं के लेखक, ठीक। बात करें संगीत राज ग्रंथ का नाम है संगीत राज, इसके लेखक का नाम है राणा कुंभा, ठीक। रागमाला के लेखक है पुंडरीक विट्ठल, ताजुल अमासिर के लेखक है हसन निजामी, तारीख ए दिल्ली के लेखक है आपके खुसरो, ठीक। इसी प्रकार से आगे तारीख ए मोहम्मद शाही के लेखक है मोहम्मद वेहमद खान, और तारीख ए हिंद के लेखक है अलबरूनी, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, और फतवाह ए जहांदारी इसके लेखक है आपके जियाउद्दीन बरनी, और खजाइन उल फतूह के लेखक है अमीर खुसरो, तारीख ए फिरोजशाही के लेखक शम्स ए सिराज अरफीक। आगे बात करें तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो, और फुतूहत ए फिरोजशाही के लेखक है फिरोज शाह, ठीक। और वही बात करें तारीख ए यामिनी के लेखक कुतुबी, तबाकत ए नासरी के लेखक है मिनहाज उस सिराज, और रेला के लेखक है और ये हैं आपके इब्न बतूता, ठीक। अंत में थोड़ा सा और रह गया, वो भी देखते। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया? ये फतवा ए जहांदारी, ठीक। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया था? फारसी। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है? सितार। और अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, और नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता जो है ये अमीर खुसरो को माना जाता है, और संगीत यंत्र तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना की गई थी? वो थे राणा कुंभा, ठीक।